ये कहानी शुरू होती है 70 के दशक के टफ लव रिहेबिलिटेशन मूवमेंट से, जब हजारों बच्चों को दुनिया भर के 200 से ज्यादा सेंटरों में रखा गया जिन पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं था। इन कैंप्स में 40 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट हुईं और ना जाने कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। रात के अंधेरे में दो आदमी एक कमरे में घुसते हैं और डैनी को हथकड़ी लगाकर जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। उसके मम्मी पापा बाहर खड़े होते हैं। डैनी मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये सब उसकी भलाई के लिए हो रहा है। अगले दिन सोफी एक स्टोर में एक प्रोडक्ट वापस करने जाती है क्योंकि उस पर स्क्रैच था। वो वहाँ पर हंगामा मचा देती है और चीज़ें इधर उधर फेंकने लगती हैं। स्टोर का एम्प्लॉय बेन सोफी को एक कोने में घसीटता है जैसे डांटने वाला हो, लेकिन वो उसे किस करता है। असल में वो दोनों कपल होते हैं और सोफी बेन के साथ बस मजाक कर रही होती है। इसी दौरान एक क्लब में जैक खुशी के नशे में धुत होकर छत की बीम्स पर चढ़कर चल रहा होता है, लेकिन उसे तब होश आता है जब वो देखता है कि वो खून बहा रहा है। जब सोफी घर लौटती है तो उसे उसकी माँ मैरियन और उसके सौतेले पिता कार्ल कुछ खास मेहमानों के साथ पार्टी करते हुए मिलते हैं। सोफी उनका मजा किरकिरा कर देती है और सारे पॉलिटिशियनों को करप्ट बोलती है, साथ ही एक सिगरेट भी निकालती है। कार्ल ने सोफी के कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन जब सोफी इस पर शिकायत करती है तो मैरियन उसे खींच कर ले जाती है और कार्ल ऐलान करता है कि अब उसकी कोई गलती माफ़ नहीं होगी। बाद में सोफी और बेन एक पार्टी में जाते हैं और इससे आगे जाना मना है कि साइन को नज़रअंदाज करते हुए ऊपर चले जाते हैं। वहाँ वो स्मोक और किस करते हैं। तभी सोफी बेन से कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है ताकि अपने पेरेंट्स से दूर रह सके, लेकिन बेन इसे मजाक में उड़ा देता है और बोलता है कि ये सब सिगरेट का असर है क्योंकि अभी दोनों 18 के भी नहीं हुए हैं। अचानक कुछ आदमी कमरे में घुसते हैं और कहते हैं कि उनके पास सोफी को ले जाने की पेरेंट्स की परमिशन है। बेन को एक दूसरे कमरे में घसीटकर बांध दिया जाता है और सोफी को बेहोश करने के लिए उसे इंजेक्शन दे दिया जाता है। बाद में बेन सोफी के घर जाकर जवाब मांगता है, लेकिन कार्ल कहता है कि सोफी ऐसी जगह है जहां कोई उसे 1 साल तक नहीं देख सकता। मैरियन बोलती है कि सोफी फैमिली को बर्बाद कर रही थी और कार्ल बेन को धमकी देता है कि अगर वो नहीं गया तो पुलिस बुला लेगा। अगली सुबह सोफी की आंख एक बोट में खुलती है जिसमें डैनी और जैक भी होते हैं। जैक समंदर में उल्टियाँ कर रहा होता है और सोफी उनसे सवाल करती है जिनका जवाब कोई नहीं देता। आखिरकार डैनी उसे बताता है कि उन्हें फिजी ले जाया जा रहा है। आखिरकार जब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उन्हें जंगल के बीच एक बिहेवियरल रिहेबिलिटेशन बूट कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ उनका स्वागत सिक्योरिटी हेड लोगन और उसकी टीम करती है। उनके पैरों में एक सेंसर लगा दिया जाता है जो कैंप की परिधि से बाहर जाते ही एक्टिवेट हो जाएगा। भागकर समंदर पार करना नामुमकिन है क्योंकि वो बहुत दूर हैं और शार्क भी हैं। उनसे उनके सारे पर्सनल सामान छीन लिए जाते हैं और तीनों को कंक्रीट के ब्लॉक्स से बांध दिया जाता है जो समंदर के किनारे होते हैं। घंटों बीतते जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है। रात में लहरें ऊंची हो जाती हैं और ठंडी हवाएं उन्हें ठिठुराने लगती हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ताकि एक दूसरे को सहारा दे सकें। अगली सुबह लोगन और उसकी टीम आकर उनकी जंजीरें खोल देती है और कैंप का डायरेक्टर आर्थर एक बोरिंग इंस्पिरेशनल स्पीच देता है। जैक जब उसे गालियां देता है तो आर्थर उसकी टांग पर अपनी छड़ी से वार करता है और बोलता है कि गालियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिर वो समझाता है कि ये सज़ा इसलिए है क्योंकि इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल रखा था। जैक ज़मीन में गड्ढों को नोटिस करता है और आर्थर पर चिल्लाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे गिरा देती है और खींच कर ले जाती है। जब सोफी और डैनी कैंप के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी बच्चों से वहां काम करवाया जा रहा है। एक कोऑर्डिनेटर उन्हें कैंप का दौरा करवाते हुए समझाता है कि कैंप कैसे चलता है। हर कोई शुरुआत में ब्लैक शर्ट पहनता है, लेकिन वो येलो और फिर वाइट तक प्रमोट हो सकते हैं, जैसे वो खुद जो 2 महीने में घर जाने वाली है। एक वाइट शर्ट जो उनकी ग्रोथ दिखाती है वही उन्हें कैंप से बाहर जाने की चाबी है। जैक को बाल कटवाए जा रहे होते हैं और सोफी को उसकी यूनिफॉर्म ट्रेनर से मिलती है। फिर आर्थर की बहन रोंडा सोफी की बहुत ही इन्वेसिव बॉडी कैविटी सर्च करती है ताकि यह देखा जा सके कि कहीं उसने कोई चीज़ छुपा तो नहीं रखी। इस बीच बेन मैरियन से मिलता है जो उससे कहती है कि उनके घर फ़ोन करना बंद कर दे। वो कसम खाती है कि ये सब सोफी की भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन बेन देख लेता है कि वो थोड़ी झिझक रही है। वो उसे बताता है कि अपने पिता की मौत के बाद से सोफी को लगता है कि उसकी माँ उसकी परवाह नहीं करती। अपराध बोध में डूबी मैरियन बताती है कि सोफी साउथ पैसिफिक में सेरेनिटी बूट कैंप में है। दिन गुजरते हैं। बेन उस कैंप के बारे में रिसर्च करता है जबकि सोफी को वहाँ की नई रूटीन में ढलना पड़ता है। उसे पूरा दिन पढ़ाई और काम करना पड़ता है, घटिया खाना मिलता है और रात में ठंडे शॉवर में कीड़े उसके पैरों के पास दौड़ते हैं। वाइट शर्ट वाले बच्चे काम नहीं करते, उन्हें बस अच्छा खाना मिलता है और दूसरे बच्चों पर नज़र रखते हैं कि कोई चोरी न करे। जब कोई बच्चा बदतमीजी करता है तो उसे गड्ढों में डाल दिया जाता है। एक दिन सभी बच्चे एक टेंट के अंदर घेरा बनाकर बैठते हैं। ट्रीना को बीच में बिठाया जाता है और उसकी शर्ट पर एक छोटा सा माइक लगाया जाता है।
आर्थर सभी से ताली बजाने को कहता है और फिर ट्रिना से पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। जब ट्रिना कहती है कि उसे नहीं पता, तो कुछ बच्चों को चुना जाता है जो उसे घेर कर धक्का मुक्की करने लगते हैं और वो सारी बातें दोहराते हैं जो उसने की थीं, जैसे नशे का सामान खरीदना और कई लड़कों के साथ उलझना। हर कोई ट्रिना को बहुत बुरी बुरी बातें कहता है, जब तक कि आखिरकार ट्रिना टूट जाती है और मानती है कि वो अपने पेरेंट्स के जबरन धार्मिक नियमों से तंग आ गई थी। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि कौन सबसे ज्यादा लड़कों को हासिल कर सकता है। एक रात में उसने 8 लड़कों के साथ वक्त बिताया, ये सोचते हुए कि काश उनमें से एक तो उसे समझे, क्योंकि उसके माता पिता तो नहीं करते। फिर ट्रिना घुटनों के बल गिरकर रोते हुए माफ़ी मांगती है। बाकी सभी बच्चे उसे घेरते हैं और कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, लेकिन सोफी को इस पर यकीन नहीं होता। रात को सोफी ट्रिना को प्रेयर करते हुए सुनती है। अगली सुबह आर्थर उन्हें बीच पर मेडिटेशन के लिए ले जाता है और प्रेरणादायक बातें बोलता है, जैसे वो जगह असल में कोई मानसिक स्वर्ग हो। इस दौरान बेन कुछ डीलर से चीज़ें खरीदता है। घर पर वो अपने सारे काम छोड़ देता है और अपनी माँ के सामने ही एक सिरिंज का इस्तेमाल करता है। कुछ दिनों बाद कैंप में डिनर में चिकन दिया जा रहा होता है, जो कि बहुत कम मिलता है। ट्रिना एक टुकड़ा चुरा लेती है और चुपके से बाहर जाकर खा रही होती है, लेकिन लोगन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अचानक वो उससे बदतमीजी करने लगता है और समझाता है कि वो उसे येलो शर्ट में प्रमोट करने ही वाला था, लेकिन उसके इस बर्ताव की वजह से शायद वो हमेशा ब्लैक शर्ट में ही रहेगी। फिर उसे प्रमोशन खरीदने के लिए लोगन ट्रिना को घुटनों के बल धकेल देता है और उसे गंदी हरकतें करने पर मजबूर करता है। तूफान तेज हो जाता है और भारी बारिश के चलते टेंट उड़ने लगते हैं। सभी कैंपस को अपनी बिस्तर छोड़कर कवर ढूंढने के लिए भागना पड़ता है। रोंडा सोचती है कि उन्हें बच्चों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आर्थर का मानना है कि उन्हें खुद से इसे संभालना सीखना चाहिए। लड़कियों का टेंट उड़ जाता है और सोफी अंदर भागती है ताकि ट्रिना को बचा सके, जो बर्फ की तरह जमी हुई थी। जल्द ही केबल फेल हो जाती है और कैंप की बिजली चली जाती है। अगले दिन ट्रिना को टेंट्स ठीक करने वाले ग्रुप की इंचार्ज बना दिया जाता है और वो जल्दी से अपनी नई ताकत का इस्तेमाल अपने दोस्तों को आदेश देने में करने लगती है। जब सोफी भारी लकड़ी उठा रही होती है तो वो कीचड़ में फिसलकर गिर जाती है। वो बहुत थकी हुई महसूस करती है और आराम करना चाहती है, लेकिन ट्रिना उस पर चिल्लाती है कि काम पर लग जाओ। जब सोफी उसकी बात नहीं मानती तो ट्रिना दूसरी लड़कियों को इजाज़त देती है कि वे सोफी को बालों से पकड़कर कीचड़ में फेंक दें, जहां वो उसे लात मारकर उसे झूठी कहती है। आर्थर को लगता है कि ये बच्चे सही इंसेंटिव पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बाद में आर्थर सोफी से अकेले में बात करता है और उसे अच्छे बनने की कोशिश करते हुए कुकीज़ और दूध ऑफर करता है। वो सोफी को तोड़ने की कोशिश करता है, उसके माता पिता के साथ रिश्ते पर वार करके, लेकिन सोफी उसकी चाल में नहीं फंसती और कुकी फेंक देती है। इस बीच बेन भी कैंप में पहुंच जाता है। एक मेडिकल जांच के बाद उसे लड़कों के टेंट में ले जाया जाता है और जैक उसे ताने मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि बात बढ़े उन्हें डिनर के लिए बुला लिया जाता है। डिनर के दौरान बेन सोफी के सामने बैठता है, जो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो तुरंत उठकर चली जाती है और बेन उसका पीछा करता है। बर्तन धोने का नाटक करते हुए बेन उसे बताता है कि वो यहाँ जानबूझकर आया है। उसकी इंजेक्शन की सिरिंज में सिर्फ खारा पानी था और उसने एक आदमी को अपनी तरफ बंदूक तानने के लिए भी राजी किया ताकि उसके पेरेंट्स यकीन कर लें। बेन वादा करता है कि वो दोनों यहाँ से भागेंगे और रसोई से एक कांटा चुरा लेता है। अगले दिन लोगन सभी लड़कों को दौड़ के लिए ले जाता है और जब वे किनारे पर पहुँचते हैं तो उन्हें तैरने के लिए कहता है। लहरें बहुत तेज़ होती हैं और डैनी ठीक से तैर नहीं पाता, इसलिए वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। फिर मेडिटेशन के बाद आर्थर घोषणा करता है और ट्रिना को येलो शर्ट मिल जाती है। इसके बाद बेन बाथरूम में छुप जाता है और कांटे से अपने सेंसर के साथ छेड़छाड़ करता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक कोऑर्डिनेटर दरवाज़ा खटखटाता है और उसे जाने के लिए कहता है। सोफी के यहाँ आने को 1 महीना हो चुका है और आज रात उसका नंबर है कि उसे सर्कल के बीच में बुलाया जाए। चूंकि वो कुछ भी बोलने से इनकार करती है, 4 बच्चों को तुरंत बीच में बुलाया जाता है और वो सोफी को धक्का मुक्की करके उसका अपमान करते हैं और उसे झूठी कहते हैं। ये सब उसे उस वक्त की याद दिलाता है जब उसके माता पिता ने पार्टी के बाद उसके साथ ऐसा ही किया था। आखिरकार सोफी ज़मीन पर गिर जाती है और इस उत्पीड़न से टूट जाती है। ये सामने आता है कि पार्टी के दौरान उसने माफ़ी मांगने का नाटक किया था और फिर कहा था कि कार्ल हर रात उसके कमरे में आता था। आंसुओं में डूबी सोफी मान लेती है कि उसने झूठ बोला था और माफ़ी मांगती है। इसके बाद सोफी देखती है कि ट्रिना लोगन का पीछा करते हुए किसी प्राइवेट जगह पर जा रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके बेन उसका मुंह ढककर उसे झाड़ियों में ले जाता है और बताता है कि उसके पास भागने का प्लान है। लेकिन सोफी अब पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुकी है और बेन से कहती है कि वे यहीं के लायक हैं क्योंकि उनका बर्ताव ही गलत था। फिर वो चली जाती है।
अगले दिन रोंडा सभी बच्चों को अपने माता पिता की तरफ से एक पत्र लिखने के लिए कहती है, जिसमें उन्हें वो बातें लिखनी हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब मूवी में दिखाया जाता है कि बीच पर लड़के स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं और इस दौरान बेन गलती से कैंप की सीमा के बाहर गिर जाता है, जिससे सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेटर तुरंत उन्हें बंद कर देते हैं, लेकिन बेन को सेंसर की वर्किंग का थोड़ा अंदाजा हो जाता है। खेल के दौरान बेन को जमीन पर बहुत जोर से गिरा दिया जाता है, जिससे गुस्से में आकर वो घुटने से सामने वाले की ग्रोइन पर मारता है। शाम को आर्थर ये अनाउंस करता है कि एक लड़का जो 2 साल से कैंप में है, आखिरकार वहां से जाने वाला है। वो पहले काफी बुरा केस था, लेकिन अब उसे सुधारने के बाद आर्थर उसे अपने सेमिनार में लॉस एंजलिस ले जाएगा, उसे एक उदाहरण के तौर पर पेश करने के लिए। जब सोफी ये सुनती है कि लड़के को यहाँ 2 साल लग गए, तो वो बेन से कहती है कि आर्थर के जाने के बाद उसके प्लान पर काम करना चाहिए। इसके बाद रोंडा सबके लेटर्स पढ़ती है और सोफी ने अपने मर चुके पिता के नाम से जो लिखा है उसे सुनकर आर्थर एक पल के लिए हिल जाता है। लेकिन फिर आर्थर कहता है कि सोफी उसे मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा लिख रही है। रोंडा आर्थर से कहती है कि उसे आइलैंड नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसे लीगल ट्रबल का डर है। उसने बताया कि पहले भी कुछ कैंपर्स की मौत हो चुकी है। अगले दिन बेन सेंसर के साथ छेड़छाड़ करता है और आखिरकार उसे ऑन और ऑफ करने का तरीका ढूंढ लेता है। आर्थर के आइलैंड छोड़ने के बाद बेन देर रात सोफी के टेंट में चुपके से जाता है और उसे बाहर निकलने को कहता है। वो दोनों कैंप की सीमा तक पहुंचते हैं और बेन सोफी के सेंसर को बंद कर देता है। अलार्म एक्टिवेट नहीं होता तो वो दोनों आर्थर के ऑफिस में घुसते हैं और वहां से अपने पर्सनल सामान वापस लेते हैं। बाहर निकलते वक्त सोफी गलती से शराब की बोतल को लात मार देती है, लेकिन रोंडा इतनी नशे में होती है कि वो जागती नहीं। इसके बाद वो दोनों जंगलों से भागते हुए उसी बीच पर पहुंचते हैं जहां से वो एक बोट में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान लॉस एंजलिस में आर्थर अपने सेमिनार में होता है, जहां वो कैंप की सिर्फ अच्छी बातें दिखाते हुए प्रमोट कर रहा होता है। बेन के माता पिता भी वहां होते हैं और वो सोफी को बेन के बर्ताव में बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आर्थर को शक हो जाता है और वो लॉगन को अलर्ट करने के लिए मैसेज भेजता है। सोफी और बेन के साथ उस दौरान बोट में भारी लहरों की वजह से दिक्कत आ रही होती है। बोट पलट जाती है और उन्हें तैरकर नज़दीकी बीच तक पहुंचना पड़ता है। सौभाग्य से ये वही आइलैंड होता है जहां बेन पहले से रिसोर्ट बुक करवा चुका होता है। बेन ने पहले से ही पैसे और डॉक्यूमेंट्स से भरा एक पैकेज वहां पहुंचा दिया था। अगले कुछ घंटों तक वो दोनों अपनी आज़ादी का मज़ा लेते हैं और एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि लॉगन और उसके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया होता है। वो बेन को मारते हैं और दोनों को वापस बोट में घसीट कर कैंप ले आते हैं। कैंप में वापस लाकर उन्हें पिट सेल्स में बंद कर दिया जाता है और आर्थर बाकी ग्रुप से कहता है कि किसी को अगले 3 महीने तक ना तो ब्रेक मिलेगा और ना ही खाना, ताकि वो समझें कि एक इंसान के कामों का असर दूसरों पर भी कैसे पड़ता है। इसके बाद डैनी की बारी होती है सर्कल में, लेकिन वो टूटता नहीं और अपने पेरेंट्स की पैरानोइया के लिए जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। बाकी कैंपर्स उसे छड़ियों से पीटते हैं, फिर भी डैनी नहीं टूटता। वो कहता है कि उसने बस इंटरनेट पर मर्डर्स को लेकर एक जोक किया था और उसके पेरेंट्स ने उसे सच मान लिया। डैनी आर्थर को चैलेंज करता है कि वो बच्चों की मदद करने का दिखावा कर रहा है और आर्थर उसे एक मुक्का मारकर गिरा देता है। दिन बीतते जाते हैं और बेन और सोफी अभी भी पिट्स में ही रहते हैं, जहां उन्हें तेज धूप और कभी कभी आने वाले तूफानों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके सेल्स में पानी भर जाता है। 2 हफ्ते बाद उन्हें आखिरकार छोड़ा जाता है। आर्थर प्राइवेट में बेन से कहता है कि उसने सोफी के रिहैब को ख़राब कर दिया है, इसलिए उसे 3 दिनों में कैंप से निकाल दिया जाएगा। तब तक अगर बेन ने कुछ गलत किया तो वो सोफी की ज़िंदगी नरक बना देगा। बाद में काम करते वक्त बेन सोफी से ठंडा रहने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसे बात करने के लिए मजबूर करती है। तब बेन उसे आर्थर की बात बताता है। उस रात ट्रीना अपने मुंह से काम कर रही होती है, लेकिन फिर लॉगन कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश करता है और टीना के साथ ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद रोती हुई ट्रीना बाथरूम में जाती है और सोफी उसे देख लेती है। सोफी उसके पीछे जाती है और ट्रीना से बात करने की कोशिश करती है। पहले तो ट्रीना कुछ नहीं कहती, पर जब सोफी उसके खून के निशान देखती है तब ट्रीना उसे सब बता देती है कि लोगन ने उसके साथ क्या किया। सोफी उसे गले लगाकर तसल्ली देने की कोशिश करती है। अगले दिन लोगन लड़कों को फिर से स्विमिंग के लिए भेजता है, जबकि इस बार लहरें और भी तेज़ हैं। डैनी को तैरने में दिक्कत होती है और वो एक बॉय का सहारा लेने की कोशिश करता है और मदद के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जब बाकी लड़के वापस आते हैं, लोगन डैनी से कहता है कि उसे भी खुद ही वापस आना होगा। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है और डैनी की मदद करना चाहता है, लेकिन लोगन उसे पीछे खींच लेता है। तभी एक बड़ी लहर आती है और डैनी को बोई से गिरा देती है।
बेन आखिरकार लोगन से छूटकर डैनी को बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन जब वो डैनी को किनारे लाता है और सीपीआर करने की कोशिश करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डैनी मर चुका होता है। बेन लोगन को इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन लोगन अपने आदमियों से कहता है कि डैनी भागने की कोशिश करते हुए मरा था। वो उसके शरीर को कैंप में वापस ले जाते हैं। जब आर्थर को इसके बारे में पता चलता है वो लोगन को डांटता है क्योंकि अब कैंप की जांच होगी और मुकदमे चलेंगे। आर्थर उसे धमकी देता है कि अगर लोगन ने उसका साथ नहीं दिया तो वो आर्मी को बता देगा कि लोगन उनसे भागा हुआ है। फिलहाल वो लोगन को कैंप से निकाल देता है। रोंडा आर्थर को बताती है कि उसका नियंत्रण छूट रहा है और कैंप बर्बाद हो रहा है, जिससे आर्थर गुस्से में रोंडा को थप्पड़ मार देता है। कुछ देर बाद सारे कैंपर्स देखते हैं कि कैसे डैनी के शव को बैग में डालकर ले जाया जा रहा है और आर्थर एक पुलिस वाले से बातचीत करता है। उस रात आर्थर लोगन को सर्कल में लाता है और कहता है कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है। शुरू में बाकी बच्चे डरते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन ट्रीना अचानक उठकर बोलती है कि लोगन ने कितनी लड़कियों को येलो शर्ट का झांसा दिया था। फिर कई लड़कियां खड़ी होकर लोगन के किए हुए अत्याचारों को बताने लगती हैं। स्टिक्स बांट दी जाती हैं और सोफी लोगन पर उसके अत्याचार और डैनी की मौत के लिए आरोप लगाती है। गुस्से में सब बच्चे लोगन को स्टिक से मारने लगते हैं, लेकिन सोफी उन्हें रोकती है और कहती है कि हिंसा ये साबित करती है कि वो यहाँ रहने के लायक हैं। आर्थर कहता है कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, इसलिए वो सब यहीं रहने के काबिल हैं। तभी बेन खुलासा करता है कि आर्थर के पिछले कैंप में जो न्यू मैक्सिको में था वहाँ बच्चों की मौतें हुई थीं। आर्थर ने कैंप को एक दूर दराज के द्वीप पर इसलिए शिफ्ट कर दिया ताकि कानून उसे ढूंढ न सके। बेन एक स्पीच देकर सबको आज़ादी के उनके हक के बारे में बताता है और डैनी की मौत को बेकार न जाने देने की बात कहता है। इससे सभी बच्चे भड़क जाते हैं और पूरा कैंप तबाह करने लगते। लोगन को चोट लगती है और बाकी कोऑर्डिनेटर्स थक चुके होते हैं, इसलिए वो बस देखते रहते हैं। कुछ देर में बच्चे मशालें बनाकर सारे तंबुओं और बिल्डिंग्स में आग लगाने लगते हैं। लोगन डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे उसकी कार पर चीज़ें फेंकते हैं, जिससे वो एक जलती हुई बिल्डिंग से टकरा जाता है। लोगन कार में फंस जाता है और गैस भी जल जाती है, जिससे एक विस्फोट होता है और लोगन मारा जाता है। इसके बाद बेन और सोफी मुख्य बिल्डिंग में जाते हैं, जहां आर्थर एक गन निकालता है। आर्थर जैसे ही एक लंबा मोनोलॉग देने लगता है, जैक अचानक पीछे से आकर उसे पीटना शुरू कर देता है। जैक गुस्से में आर्थर को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे रोक लेता है। आर्थर इसका फायदा उठाकर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रोंडा पहले ही सारे बुलेट्स हटा चुकी होती है। फिर बच्चे आर्थर को एक गड्ढे में फेंक देते हैं ताकि पुलिस आकर उसे ढूंढ ले। उसके बाद सब बच्चे द्वीप पर दौड़कर अपनी आज़ादी का मजा लेते हैं, जबकि सेंसर्स लगातार बीप करते रहते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।